नमस्कार। रिपब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, जब से 4 जून से ये रिजल्ट्स आए हैं चुनाव के, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि वास्तविकता में हिंदुस्तान के राजनीतिक पटल पे हो क्या रहा है, होने क्या वाला है और क्या ये जो सरकार बन रही है मोदी जी की, ये कितने दिन चलेगी। और ये बड़ा स्वाभाविक प्रश्न है, सबके दिमाग में आ रहा है और सब इस विषय में सोच रहे हैं। मैंने जो पूरा विश्लेषण पूरी परिस्थिति का किया है और जो मैसेजिंग हुई है, जिसका अंतिम परिणाम परिणति तक पहुंचना है, अगर उसका विश्लेषण किया जाए तो देखिए, पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान की जनता ने माननीय मोदी जी को यह स्पष्ट निर्देश दे दिया है, इंडिकेशन दे दिया है कि आपने जो एक स्लोगन दिया था, एक अकेला सब पर भारी, ये हिंदुस्तान में नहीं चलने वाला है। आपको सामंजस्य से चलना पड़ेगा, आपको मिलजुल कर चलना पड़ेगा, आपको हर प्रदेश की भावनाओं का सम्मान करके चलना पड़ेगा। ये मैसेजिंग पूरे हिंदुस्तान से हो गई। ये मैसेजिंग बंगालियों ने भी दे दी, तमिल्स ने भी दे दी, ये तेलुगुओं ने भी दे दी, ये मराठी लोगों ने भी दे दी, ये राजस्थानी लोगों ने भी दे दी, ये उत्तर प्रदेश वालों ने भी दे दी। माने अधिकांश स्टेट्स ने ये मैसेज दे दिया कि आप अपनी भावनाओं को हिंदुस्तान में थोप नहीं सकते, आपको सबके साथ सामंजस्य से चलना पड़ेगा। पहला मैसेज तो ये हुआ। दूसरा मैसेज लोग ये पूछ रहे हैं, और जो एक एक्सपेक्टेशन भी थी लोगों की, कि जब ऐसा मैंडेट मिला है जहां पे भारतीय जनता पार्टी को केवल 240 सीटें मिली हैं, 33 सीटें कम हैं, वहां पे जेडीयू, टीडीपी, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जैसे लोग इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं आ जाते और इंडिया गठबंधन की सरकार क्यों नहीं बना देते। यहां पे असली मुद्दा फंसा हुआ है। आपने देखा, जब ये एनडीए की बैठक हुई, एनडीए की बैठक में चाहे चंद्रबाबू नायडू थे, चाहे नीतीश कुमार थे, चाहे चिराग पासवान थे, सबने खुलेआम माननीय मोदी जी का समर्थन किया एनडीए की मीटिंग में। माने एनडीए के लीडर तो मोदी जी को एनडीए ने मान लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की अभी मीटिंग नहीं हुई है। अब हो सकता है उसमें मोदी जी चुने जाएं, न चुने जाएं, ये भविष्य के गर्त में। हो सकता है एनडीए के चेयरपर्सन बन जाए मोदी जी और प्रधानमंत्री को दूसरा बने, या ये भी हो सकता है कि एनडीए के चेयरपर्सन भी मोदी जी बने और प्रधानमंत्री भी मोदी जी बने। तो जो ये मूल प्रश्न है लोगों के दिमाग में, ये चंद्रबाबू नायडू का और नीतीश कुमार का आखिर पॉलिटिक्स क्या है, और इसके विश्लेषण करने की आवश्यकता है। देखिए, जो मैं समझता हूं और जो मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज से देख रहा हूं, उनके स्टेटमेंट से देख रहा हूं, जो बात मुझे समझ में आ रही है, मैं आपको बताता हूं। मुझे लग रहा है, देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ये एनडीए के सहयोगी के रूप में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। तो ये प्री पोल अलायंस था। तो प्री पोल अलायंस के बाद अगर ये लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन में जाते हैं, तो बीजेपी वाले स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि देखिए, इन्होंने हमारे साथ धोखा किया। और ये एक नैरेटिव बनाने में उन्हें मदद मिलती है कि देखिए, हमारे साथ चुनाव लड़े, जीते और उसके बाद उधर चले गए। और ये हिंदुत्व का एक जो मेन नारा है भारतीय जनता पार्टी का, उसको आगे बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी को सहायता मिलती और फायदा होता। और वो हिंदुत्व का नैरेटिव, जिसमें मुसलमानों की जगह ना हो, सिखों की जगह ना हो, क्रिश्चियंस की जगह ना हो, उस प्रकार का नैरेटिव चलाने में भारतीय जनता पार्टी सफल होती। और जो एक पराभव हुआ आपने देखा 2024 के चुनाव में, जबकि 2014-19 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऊपर की तरफ बढ़ रही थी, 2024 के चुनाव में गिरावट शुरू हो गई। और गिरावट शुरू होना बहुत बड़ा संकेतक है। अब ये फिसलन और तेज हो सकती है अगर भारतीय जनता पार्टी को यह मजबूर किया जाए कि वो अपने नैरेटिव को छोड़ दे। नैरेटिव मेन है उनका हिंदुत्व का। नौकरी के मामले में तो उनका जो परफॉर्मेंस है वो कोई उल्लेखनीय नहीं है। महंगाई को कम करने में कोई उल्लेखनीय नहीं है। अग्निवीर जैसी योजनाएं हैं, किसानों के साथ जो व्यवहार हुआ है
वो सारी चीजें पे तो भारतीय जनता पार्टी को इतने वोट मिलेंगे इसकी संभावना व्यक्त नहीं की जा सकती। लेकिन मंदिर है, राम मंदिर है, 370 है और हिंदुत्व का एजेंडा है, उसके कारण हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़ती है, हिंदुत्व के नैरेटिव को छोड़ती है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नैरेटिव ही नहीं रह जाता। फिर तो नैरेटिव विहीन हो जाती है, फिर तो वो किसी फ्रंट पे लड़ ही नहीं पाती, सेकुलरिज्म पे जा नहीं सकती, वो विश्व बंधुत्व पे जा नहीं सकती, वो सद्भाव संभाव पे जा नहीं सकती। तो हिंदुत्व का मुद्दा जो उनके साथ सबसे बड़ा उन्हें फायदा पहुंचाता है, उसको उनसे अलग करने की आवश्यकता है। अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगर समर्थन देते हैं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बन जाते हैं, तो ये एक नैरेटिव फेल हो जाता है कि इन लोगों ने हमारे साथ सहयोग नहीं किया और हमारे साथ धोखा दिया, वो चीज खत्म हो जाती है। अब वो आ गए सरकार में, मान लीजिए सरकार में आने के बाद जो उनकी नेचुरल डिमांड्स हैं, वो डिमांड्स तो हैं। अब मानी बात है, चंद्रबाबू नायडू तो आंध्र प्रदेश के नेता हैं, नीतीश कुमार तो बिहार के नेता हैं, तो ये तो उनसे एक्सपेक्टेड है कि अगर नीतीश कुमार बात करेंगे तो बिहार की करेंगे, चंद्रबाबू नायडू बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश की करेंगे। वो आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल पैकेज मांगेंगे ये, और नीतीश कुमार जो है बिहार के लिए स्पेशल पैकेज मांगेंगे। ये तो नेचुरल है, क्योंकि आंध्र प्रदेश का कहना है कि जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुए, हैदराबाद जो है तेलंगाना को मिल गया, तो आंध्र प्रदेश को अपनी राजधानी बनाने के लिए पैसे की आवश्यकता है, स्पेशल पैकेज की आवश्यकता है, तो वो चाहिए उन्हें। तो एक मैसेज वो अपने प्रदेशवासियों को ये देना चाहते हैं कि आपके हित में हम बीजेपी के साथ जो हमारा प्री पोल अलायंस था, उसको हम कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार के जो उन्होंने कल की मीटिंग में मोदी जी के पैर छुए, उसकी चर्चा तो बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार ने जो बोला उसके बारे में चर्चा कम हो रही है। उन्होंने ये कहा अब बिहार को वो सब मिलने वाला है जो अभी तक उसको नहीं मिला। इसका माने स्पेशल पैकेज भी मिलेगा, स्पेशल योगदान भी मिलेगा, तो बिहार के प्रति जो उनका कर्तव्य है अगले 3-4 महीने में उसको पूरा करा लेंगे। पहला तो ये कि आपने स्टेट वोटर्स को ये मैसेज देना कि हम आपके साथ हैं और हमने आपके हितों से समझौता नहीं किया है। अगर दिल्ली में हम बीजेपी के साथ सरकार में गए हैं तो हमने समझौता नहीं। अब एक एक करके बात करते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने वादा किया हुआ है कि 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को देंगे। हर जितने भी उनके पूजा स्थल हैं उनको 1 लाख रुपए देंगे। जो वहां के इमाम हैं उनको 10,000 रुपए महीने देंगे। अगर पढ़े लिखे इमाम हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे इमाम हैं, तो उनको वहां जो सरकारी नौकरियों के वेतनमान हैं वो देंगे। इसका मतलब यह है कि वो मुसलमानों के प्रति उनका जो खुलेआम कमिटमेंट है उससे वो पीछे नहीं हटेंगे। अब सोचिए, एक तरफ माननीय मोदी जी कहते हैं कि मैं जीते जी मुसलमानों को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं लेने दूंगा, और उनका सबसे बड़ा सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश की, जो उनकी मुख्य सहयोगी है, वो खुलेआम अपने प्रदेश के अंदर रिजर्वेशन भी दे रही है, मेंटेनेंस भी दे रही है, खर्चे भी दे रही है और इमामों को वेतनमान भी दे रही है। तो हिंदुत्व का जो एजेंडा है, जो नैरेटिव है भारतीय जनता पार्टी का, उसको धराशायी कर रही है। चंद्रबाबू नायडू ये भी कह रहे हैं कि हम स्पीकर का पद लिए बिना नहीं मानेंगे। स्पीकर का पद मतलब यह होता है कि जब लोकसभा के अंदर जो उसका अध्यक्ष होगा, जो कि सारी कार्रवाई को संपन्न कराएगा, और कानूनी उत्तरदायित्व तो उसके ऊपर है, जिसपे कोर्ट भी नॉर्मली इंटरवीन नहीं करते। कहते हैं स्पीकर जो है उनके पास सारी पावर्स हैं, वो निर्णय लें। ये परिस्थिति तब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा कष्टमय नहीं होती अगर उनके दिमाग में यह होता कि उन्हें लंबे समय तक चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ रखना है, नीतीश कुमार को अपने साथ रखना है, भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका गठबंधन मजबूत है, तो स्पीकर पद टीडीपी को देने में भारतीय जनता पार्टी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन परेशानी तो है। चंद्रबाबू नायडू क्यों फोर्स कर रहे हैं कि स्पीकर का पद हमको दिया जाए? वो इसलिए फोर्स कर रहे हैं कि कल अगर भारतीय जनता पार्टी ने टीडीपी को, जेडीयू को तोड़ने का प्रयास किया,
जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है। तो स्पीकर का पद उनकी मदद करेगा, उनके जो निर्णय होंगे वो मान्य होंगे। जब बिल पास होंगे तो उस समय किसको सस्पेंड करना है, किसको निकालना है, किसको अंदर रहने देना है, वो स्पीकर के हाथ में होगा। और स्पीकर अपना, इसीलिए क्योंकि उन्हें संशय है कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कोई ना कोई चालाकी करेगी। अच्छा, चंद्रबाबू नायडू ये भी चाह रहे हैं कि 3-4 मुख्य जो मंत्री पद हैं वो टीडीपी को मिले। अगर टीडीपी को ये मुख्य पद मिल जाएंगे और जेडीयू को मुख्य पद मिल जाएंगे तो बाकी उनके जो छोटे छोटे सहयोगी हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे हुए निष्ठावान लोग हैं, उनको पद कैसे मिलेंगे? एक नई समस्या टीडीपी और जेडीयू ने वहां पैदा कर दी। इसके बाद यह भी बात उठ रही है कि टीडीपी यह कहती है कि हम अध्यक्ष पद तो नहीं छोड़ेंगे, हम सभापति पद तो नहीं छोड़ेंगे, किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ेंगे, और अगर आप हमको मंत्री पद नहीं देंगे इंपॉर्टेंट, तो हम आपको बाहर से समर्थन देंगे। बाहर से समर्थन उन्होंने पहले भी दिया था, और बाहर से समर्थन देने का मतलब आप समझते हैं कि किसी भी समय इस नैरेटिव को चलाने के बाद कि हमने भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के नैरेटिव को खत्म कर दिया, हमने मुसलमानों को रिजर्वेशन देके उनको सारी सुख सुविधाएं दे दी, और उसके बावजूद बीजेपी ने कुछ नहीं किया, तो उस नैरेटिव को ध्वस्त करने के बाद वो अपना समर्थन वापस ले सकते हैं और अध्यक्ष पद उनके पास होगा, सभापति पद उनके पास होगा। तो टीडीपी ने चंद्रबाबू नायडू, और आपको याद ही होगा जब चंद्रबाबू नायडू के परिवार के ऊपर इनकम टैक्स की रेड कराई गई थी केंद्र सरकार द्वारा, तो चंद्रबाबू नायडू रोए थे। इसका माने चंद्रबाबू नायडू वो जानते हैं किस प्रकार का ताप, संताप और परेशानी उनके लिए केंद्र सरकार ने की थी। अच्छा, एक मांग और है चंद्रबाबू नायडू की कि किसी भी स्थिति में अमित शाह गृह मंत्री न बने। अगर अमित शाह गृह मंत्री नहीं बनेंगे तो कौन से मंत्री बनेंगे? फिर यह खबर उड़ रही है कि उनको भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष ऐसे समय में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, मोदी सरकार नहीं है, बल्कि एनडीए की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है, वहां पे अमित शाह अध्यक्ष बन के क्या कर लेंगे? और मोदी जी के जो सबसे बड़े संकट मोचक हैं वो अमित शाह हैं, जहां होता है रेड करा देते हैं और लोगों को दबाने और डराने का काम करते हैं। तो जो लोग डराए हुए हैं, दबाए हुए हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे या अजीत पवार के लोग हों, वो सारे के सारे छिटकने का डर होगा अगर अमित शाह देश के गृह मंत्री नहीं बनेंगे। और टीडीपी ने कह दिया कि हम अमित शाह को गृह मंत्री स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद बात करते हैं नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार 3-4 महीने तक बड़े आनंद से अपने स्टेट को पैकेज दिलवा देंगे, क्योंकि वहां भी असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं, उनको अपना भविष्य देखना है। तेजस्वी यादव के साथ वो स्पेशल प्लेन में यात्रा कर चुके हैं, मंत्रणा हो चुकी है, बात हो चुकी है। यह भी बात बिल्कुल पक्की है कि इंडिया गठबंधन के अंदर कुछ डीएमके हो गए, उद्धव ठाकरे हो गए, शरद पवार हो गए, ये चाह रहे थे कि इमीडिएटली इंडिया के जो गठबंधन के लोग हैं वो सरकार बनाने की कोशिश करें। कांग्रेस का यह मानना था कि नहीं, अभी हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं, जो नीतीश कुमार चाहते हैं, उनके बीजेपी के हिंदुत्व को, नैरेटिव को फेल करके, अपनी मैसेजिंग को क्लियर करके, अपने स्टेट वालों को सही मैसेज देने के बाद और बीजेपी को कोई मौका न देकर किसी प्रकार वो इन लोगों को कहें कि इन्होंने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, उसके बाद अगर वो 3-4 महीने के बाद लौट के आएंगे, उसके बाद इंडिया गठबंधन के बाद सारे नैरेटिव्स होंगे, बीजेपी के सारे नैरेटिव धराशायी हो चुकेंगे और जनता का सहयोग और समर्थन और आशीर्वाद मिलेगा। अच्छा, कंगना रनौत ने एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर दी है बीजेपी के लिए। अब ये लोग समझ रहे थे छोटी सी घटना है कि एक सीआईएसएफ के कांस्टेबल ने कंगना रनौत को थप्पड़ मार दिया। अब ये छोटी घटना नहीं रह गई। आज पूरे हिंदुस्तान से जो नैरेटिव बन रहा है और जो प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, 10% लोग तो ये कह रहे हैं कि हाँ, ये करना नहीं चाहिए था सीआईएसएफ की कांस्टेबल को। कंगना रनौत के साथ वो संसद सदस्य हैं, अभी वो संसद सदस्य नहीं, अभी जीती हैं। संसद सदस्य उस दिन बनेगी जिस दिन लोकसभा में वो शपथ ले लेंगे। तो लेकिन 90% लोग ये कह रहे हैं कि जो हुआ वो सही हुआ। अब मैं अपना कोई मेरा पक्ष नहीं, ना मैं कह रहा हूं सही हुआ या गलत हुआ, लेकिन
90% जो नैरेटिव बन गया है देश के अंदर वो ये बन गया है कि किसानों के खिलाफ, अन्नदाता के खिलाफ जिस प्रकार की अनर्गल बातें की गई, उनको गालियां दी गई, उनको देशद्रोही कहा गया, उनको खालिस्तानी कहा गया, जबकि किसानों की वजह से आज देश खड़ा हुआ है। उनकी मेहनत की वजह से आज हम लोग पेट भर के खाना खाते हैं और लाभ न मिलने के बावजूद वो हमारे लिए अन्न उग जाता है और उसको आप देशद्रोही कहें, खालिस्तानी कहें, विदेशी चंदे में पलने वाला कहें। तो जो नैरेटिव खो गया था, जो सो गया था, वो जाग गया। पुराने घावों को उजागर कर दिया है कंगना रनौत ने और एक तरह से मोदी जी के का बहुत बड़ा नुकसान कंगना रनौत ने कर दिया। पंजाब हरियाणा के अंदर किसान यूनियन जो सो गई थी वो अचानक जाग गई, उनकी मीटिंग शुरू हो गई और उन्होंने कहा कि देखिए, किसान की बेटी जिसकी मां को इस प्रकार की अनर्गल बात एक संसद सदस्य जो अब चुनी गई है कहा उन्होंने, और बिना किसी तथ्य के कहा, और एक महिला को दूसरी महिला से जोड़ दिया और अपमानजनक बातों का वो किया। तो हिंदुस्तानी जो इथॉस है, हमारी जो सभ्यता संस्कृति है जिसमें मां और बहन बेटी का अपमान नहीं झेला जाता है, उस सीआईएसएफ की बेटी ने जो किया वो सही किया। ये किसान भी मानते हैं और जनता भी मानती है। तो जो मुद्दा सो गया था जाग गया है और पूरा हिंदुस्तान इसमें संगठित हो गया है। अब कंगना रनावत को बीजेपी छोड़े तो परेशानी, ना छोड़े तो परेशानी, लेकिन कंगना रनौत ने जिस प्रकार एक थप्पड़ के कांड को उग्रवाद से जोड़ दिया, ये पंजाब के अंदर उग्रवाद फैल रहा है। मतलब एक घटना घटी और उस बिटिया के दिमाग में कंगना रनौत जिन्होंने एक अनर्गल बात की थी उसके वजह से उसने अगर कोई गैरकानूनी काम भी किया, अगर किया, मुझे नहीं पता किया या नहीं किया, तो इसलिए पंजाब के उग्रवाद से उसको जोड़ दिया कंगना रनौत ने। तो ये पूरे प्रदेश का अपमान है, एक पूरे समाज का अपमान है। वैसे ही इस इलेक्शन में पंजाब के लोगों ने बीजेपी को कोई तवज्जो नहीं दी है और इस घटना के बाद तो पंजाब की उसको आहत कर दिया। और जो सीआईएसएफ के कांस्टेबल है आज के तारीख में, अगर वो वहां विधानसभा या लोकसभा का पंजाब के अंदर से चुनाव लड़ेगी नहीं लड़ेगी मुझे नहीं पता, लेकिन आज उसके प्रति इतनी सिंपैथी है कि वो स्वीप करेगी, मोदी जी के खिलाफ भी जाके लड़ जाएगी तो स्वीप कर जाएगी और इलेक्शन जीत जाएगी। ये परिस्थिति है। तो आपने उसको इतने चरमोत्कर्ष पे पढ़ा दिया और आज वो एक पूरे हिंदुस्तान का टॉक ऑफ द टाउन बन गया। कंगना रनौत का तो मजाक उड़ रहा है और उस लड़की को मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है और सब उसको, बल्कि विशाल ददलानी ने तो कह दिया कि अगर उसकी नौकरी छूटेगी तो मैं अपने यहाँ उसको पूरे जिंदगी उसको नौकरी देने के लिए तैयार हूं। तो बताइए, एक प्रकार की छवि कंगना रनौत ने एक ऐसी लड़की की बना दी जिसका, और एक घटना थी, ये घटनाएं तो आप जानते ही हिंदुस्तान में रोज होती रहती हैं और ये कोई बहुत बड़ी दंडनीय घटना भी नहीं है, ये तो छोटी मोटी बेलेबल ऑफेंस है, छूट जाएंगे और कुछ नहीं होगा, लेकिन इतनी बड़ी घटना उसको बना दिया। अच्छा, एक और नया डेवलपमेंट आप देख रहे होंगे, अयोध्या के खिलाफ कुछ लोग जो है ऊटपटांग, अयोध्या वासियों के खिलाफ ऊटपटांग बातें कर रहे हैं और वहां के हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, जबकि अयोध्या के अंदर जीतने वाला भी हिंदू है और हारने वाला भी हिंदू है। अंतर केवल यह है कि जीतने वाला दलित है और हारने वाला ठाकुर है, राजपूत है। और इस प्रकार के स्टेटमेंट मिल रहे हैं जैसे हिंदुओं ने बहुत बड़ा अनाचार अत्याचार कर दिया। तो क्या दलितों को चुनाव जिताना हिंदुओं के साथ अन्याय अत्याचार होता है? क्या दलित हिंदू नहीं होते? बल्कि जितने भी भगवान श्री राम के स्थल हैं, जिनको माना जाता है कि उनके स्थल हैं, रामेश्वरम हो, नासिक हो और अयोध्या हो, ये सारे हार गए। तो अब तो एक नया नारा जो पहले बीजेपी वाले लगाया करते थे, काशी तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, तो इस नारे को दूसरी तरफ से ले लिया इंडिया गठबंधन वालों ने। उन्होंने कहा अयोध्या तो हरा दिया, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, मतलब मथुरा काशी में अब आपको हराएंगे। अभी तक तो लोगों को ये एहसास नहीं हुआ था कि मोदी कैन बी डिफीटेड। मध्य प्रदेश वालों को बिल्कुल ही नहीं हुआ था, राजस्थान वालों को हो गया था, हरियाणा वालों को हो गया था, उत्तर प्रदेश वालों को हो गया था, बंगाल वालों को हो गया था, कुछ प्रदेश वालों को हुआ था, कुछ को नहीं हुआ था। लेकिन ये मानते थे लोग कि मोदी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है और उनका एक नैरेटिव है। तो वो बीजेपी की सरकार नहीं होती थी, वो मोदी की सरकार होती थी। अब वो एनडीए की सरकार है, वो बीजेपी की सरकार भी नहीं है, मोदी की सरकार का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो अगला चुनाव कोई भी होगा, चाहे महाराष्ट्र का असेंबली इलेक्शन होगा या हरियाणा का इलेक्शन होगा, वहां मोदी जी ऐसे नहीं आएंगे जैसे इनविंसिबल है, वो उन्हें हराया नहीं जा सकता। वो हारने वाले कैंडिडेट की तरह आएंगे
और तब तक वो जो आंध्र प्रदेश और बिहार वाले कर चुके होंगे, अपना हिंदुत्व का नैरेटिव भी खो चुके होंगे। तो ये कारण है जिसकी वजह से आज के तारीख में तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार एनडीए का साथ नहीं छोड़ रहे हैं और तुरंत इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आ रहे हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि जैसे समय बीतेगा, जब तक ये जनता के पास मैसेज चला जाएगा कि टीडीपी ने और जेडीयू ने अपने जो प्री पोल अलायंस थे उसके धर्म का पालन किया, लेकिन क्योंकि वो अपने प्रदेश को केंद्र सरकार से मदद नहीं दिला पाए, क्योंकि टीडीपी की और जेडीयू की बातें बीजेपी और मोदी जी ने नहीं मानी, इसलिए देश की जनता के लिए और किसानों के लिए और अग्निवीरों के लिए जेडीयू ने और टीडीपी ने उनका साथ छोड़ दिया। आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जो रिजल्ट आए हैं उससे स्पष्ट संदेश जा रहा है कि महाराष्ट्र की अगली सरकार उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे, बीजेपी के जीतने की कोई संभावना नहीं। वहां असेंबली भी भंग हो सकती है, वहां सरकार भी बदल सकती है, क्योंकि जो एकनाथ शिंदे के लोग हैं वो भी सांसद भी और विधानसभा सदस्य भी वो भी पलटने के लिए तैयार हैं। अजीत पवार का तो चलिए एक एमपी जीता है, लेकिन जो विधानसभा के सदस्य हैं वो भी पलटने के लिए तैयार है, सरकार भी गिर सकती है और महाराष्ट्र में तो एक तरफा हवा बह रही है। तो सारे परिवेश को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये प्लान्ड वे में हो रहा है और ये प्लान्ड वे में इसका रहस्योद्घाटन या इसका चरमोत्कर्ष तब आएगा जबकि टीडीपी और जेडीयू जनता को ये मैसेज दे देंगे कि माननीय मोदी जी में अब वो हनक नहीं रह गई है। और क्योंकि इन्होंने हमारे साथ हमारी बातें नहीं मानी अमित शाह को, भाई आज ज्यादातर लोगों को यह समस्या है कि अमित शाह ने जिस प्रकार गृह मंत्रालय चलाया है वैसे नहीं चलना चाहिए था, लोकतंत्र और संविधान की हत्या हुई है। तो अमित शाह अगर होम मिनिस्टर नहीं बनते हैं, अगर स्पीकर पद टीडीपी को मिल जाता है, अगर बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस मिल जाता है, उनको आर्थिक मदद मिल जाती है, तो अपने स्टेट को मैसेज भी दे पाएंगे, अपने गठबंधन धर्म का पालन भी कर पाएंगे और उसके बाद इस गठबंधन से बाहर निकलने के कारण को जस्टिफाई भी करा पाएंगे। तो ये पूरी की पूरी परिस्थिति मेरे ख्याल से वेल प्लान्ड है। अभी संसदीय दल की बैठक हो जाए, देख लें कि मोदी जी चुने जाते हैं कि नहीं चुने जाते हैं, लेकिन अगर चुने भी जाते हैं तो एक ऐसे प्रधानमंत्री हमको देखने को मिलेंगे जिसके मोदी जी आदी नहीं है और जो मैसेजिंग उन्होंने एक नैरेटिव अपना क्रिएट किया था वो नैरेटिव के विरुद्ध है। तो आगे आने वाले समय बहुत जल्दीबाजी मत कीजिए, आराम से बैठिए, अपनी जो सीट बेल्ट है उनको टाइट कीजिए, 3-4 महीने में आपको रिजल्ट मिलेगा जो आप चाहते हैं कि आपको देखने को मिले। लेकिन जरा सबके नैरेटिव को खड़े हो जाने दीजिए और जो वो चाहते हैं एक परिस्थिति बनाने के लिए उसको बनने दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद और आभार।